हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 यानी कि 30 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं वैश्वीकरण के प्रभाव को। अब वैश्वीकरण के प्रभाव क्या क्या पड़े हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, वो सब आपने देखी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये वैश्वीकरण के कारण हुआ है। यानी अगर आपको पता है, सिर्फ हमें ये बताना कि ये वैश्वीकरण के कारण हुआ है, तो इसका मतलब बेहद आसान रहने वाली आज की हमारी वर्कशीट। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो एसएस की वर्कशीट आ रही है पिछले कुछ टाइम से, उसके फ़ॉन्ट बड़े छोटे आ रहे हैं, तो वो कई बार स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं होते, आपको ठीक से दिखाई नहीं देते। तो वो वीडियो की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वर्कशीट में फ़ॉन्ट छोटे हैं, उसके कारण हो रहा है। सिर्फ किस में हो रहा है? सोशल साइंस में, सामाजिक में ऐसा हो रहा है। तो इसलिए आप बेटर है कि अपनी वर्कशीट है वो साथ लेकर के बैठें, ताकि आपको कंटेंट अच्छे से दिखें, क्वेश्चन आंसर है वो ठीक से दिखेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये हमारी वर्कशीट नंबर 30 है, 30 नंबर है। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस एसएसटी और आज की हमारी डेट है 12 सितंबर 2020। आज हम बात करने वाले भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा एकीकरण, यानी कि विश्व का एक हो जाना वैश्वीकरण है। पूरा विश्व एक गांव की तरह बन गया है, तो इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, अमेरिका हमारे ऊपर निर्भर है, हम अमेरिका के ऊपर, चाइना हमारे ऊपर, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, आपस में व्यापार से जुड़े हुए, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एक लंबा सफर तय कर चुका है। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच में और अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जो धनी वर्ग के उपभोक्ता है उनको लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के सामने सबसे पहले अधिक विकल्प है। अब कई उत्पादों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों का आनंद लेते हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या पड़े हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। आपके कॉलोनी में, जैसा हमने पिछली वर्कशीट में लिया था कि आपकी कॉलोनी में एक दुकान थी, मान लीजिए वो एक दुकान कंपनी थी एक, ठीक है। अब उसके बाद 10 दुकानें और आ गई, यानी कि 10 कंपनी और आ गई, मल्टीनेशनल कंपनी। अब आपको क्या फ़ायदा हुआ? वही फ़ायदा हमारे देश को हुआ है, सबको हुआ है। एक तो फ़ायदा ये पड़ेगा कि जब ज़्यादा कंपनियां हो गई तो हमें चॉइसेस बढ़ गई, विकल्प बढ़ गए। जैसे हम पहले की बात करें तो पूरे देश में एक ही गाड़ी होती थी, फिएट या मारुति, 2 ही गाड़ियाँ होती थी। मोबाइल मोटरोला के होते थे या नोकिया के होते थे। टॉर्च वाले सांप का गेम होता था, उसमें 6800 रुपये का मिलता था, वो 1110, जिसमें केवल टॉर्च होती थी। अब क्या हुआ? ज़्यादा कंपनियाँ आने से विकल्प बढ़ गए। मार्केट में जाओ, इतने सेल फोन, इतनी गाड़ियाँ, पता ही नहीं चलता, रोज़ नए मॉडल आते हैं। तो पहला जो फ़ायदा ये हुआ कि ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़ गए। अब आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में जो ज़्यादा दुकानें, पहले एक के पास या आपके पास पेटीज़ खाना होता था, एक के पास ही वो पेटीज़ मिलती थी, अब 10 दुकानें हो गई, विकल्प बढ़ गए। एक अगर बासी दे रहा है ना, आप दूसरे के पास चले जाओगे, विकल्प बढ़ गए, पहले कोई ऑप्शन ही नहीं था। पहला फ़ायदा कि विकल्प बढ़ गए। दूसरा फ़ायदा, गुणवत्ता बढ़ गई। कंपटीशन जब बढ़ता है तो दूसरे को गुणवत्ता बढ़ानी पड़ती है, क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है। पहले वाला पहले बासी दे रहा था, अब 10 दुकानें और आ गई, उसे पता, आप उसके पास चले जाओ तो क्या करेगा? वो भी अच्छी पैटीज रखेगा। तो यही हमारे देश में हुआ कि अब क्वालिटी भी बढ़ गई, ज़्यादा कंपनी आ गई। पता है कि एक कंपनी का अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो दूसरी तैयार है उससे पहले, तो गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई। तीसरा जो फ़ायदा हुआ वैश्वीकरण का, वो फ़ायदा हुआ कीमतें कम हो गई, कंपटीशन बढ़ा है। 6800 रुपये का, 6800 रुपीज़ का नोकिया 1100 फ़ोन आता था, जिसमें सांप का गेम होता था और लाइट जलती थी। अब आपके पास 700 रुपये में कैमरे वाला ड्यूल सिम आ जाता है, वीडियो भी चलते हैं उसमें, चलते हैं ना, व्हाट्सएप भी चलता है उसमें। कीमतें कम हो गई है कंपटीशन से। तो तीसरा प्रभाव, वस्तुएं सस्ती हो गई है। ओके, 3 प्रभाव। चौथा प्रभाव है सेवाएं बेहतर हुई है, सर्विस भी बेटर हुई है। पहले जो आपका पड़ोस वाला दुकानदार था, वो पैटीज़ ले लो और उसके बाद सॉस, उसके ऊपर मक्खियाँ होती थी 10-10। अब क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ गया, उसे पता है कि आज कल उसके पास चला जाएगा। अब वो कहता है पाउच लाऊं, पाउच बढ़िया वाला पाउच है, किसान का पाउच है,
सर्विस बेटर देगा। पहले बीएसएनएल के जो लैंडलाइन होते थे ख़राब हो जाते थे, 6-6 महीने तक ठीक नहीं होते थे। अब सेवाएं बेहतर हो गई क्योंकि कंपटीशन है। आप पोर्ट करवाइए, कॉल करेंगे, आपके लिए एक स्कीम है, बताएंगे आपको, और उस 20 सेकंड में आपके लिए 30 बार वो सर भी बोलेंगे, सर ऐसे कीजिए, सर वैसे कीजिए। तो सेवाएं बेहतर हुई है, विकल्प बढ़े हैं, गुणवत्ता बढ़ी है, कीमतें कम हुई है। तो 4 तो सीधे हमें फ़ायदे मिले हैं। 5वां फ़ायदा ये है कि इससे बेरोज़गारी कम हुई है। लोगों को जब कंपनी आई तो काम धंधा मिला ना, नौकरियां मिली है, तो इससे रोज़गार में वृद्धि हुई है, बेरोज़गारी में कमी हुई है। अब रोज़गार में वृद्धि हुई तो और फ़ायदा हुआ है, गरीबी में भी कमी हुई है, देश का आर्थिक विकास हुआ है। तो ये फ़ायदे रहे हैं, इसके वैश्वीकरण के प्रभाव रहे हैं। लेकिन इसकी एक कमी है। कमी क्या है कि वैश्वीकरण का सभी के लिए एक जैसा लाभ नहीं रहा है। जैसे उत्पादकों, श्रमिकों पर एक समान प्रभाव नहीं रहा। वैश्वीकरण का लाभ किसे पहुंचा वो हम बात कर लेते हैं। वैश्वीकरण का लाभ पहुंचा जो शहर में रहने वाले उपभोक्ता है। अब बड़े बड़े मॉल आ गए, ऑनलाइन चीज़ें मिलने लग गई, पर इसके लिए पॉकेट में पैसा चाहिए। अब वो किसके पास है? शहर में जो हायर मिडिल क्लास फैमिलीज़ है या फिर हायर क्लास फैमिलीज़ है उनके पास है, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिला है। बाकी जो गांव में रहते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला उतना, पहली चीज़। दूसरा फ़ायदा जो बड़े उपभोक्ता, बड़ी कंपनियां, उनको फ़ायदा मिला है क्योंकि अब वो विदेशों में व्यापार कर सकती है जो भारत की कंपनी। छोटे उत्पादक वो बर्बाद हो गए हैं क्योंकि बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट आए। अब छोटा कोई प्रोडक्ट बना रहा है कहीं पे, फेयर एंड लवली जैसा 7 दिनों में गोरापन की बात कर रही है वो, अगर कोई छोटा बना रहा है बेचारा 5 दिनों में कोई बात कर रहा था, लेकिन उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वो बंद हो गया। तो छोटे उत्पादकों को नुकसान हुआ है, बड़ी कंपनियों को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा श्रमिकों को नुकसान हुआ है। श्रमिकों को भारत सरकार ने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आई, इसलिए श्रम कानूनों में ढील दे दी। ढील दे दी मतलब ये कर दिया कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप पक्के तौर पर इनको रखो, कोई ज़रूरी नहीं कि कितनी तनख्वाह दोगे। अब क्या किया कि बेरोज़गारी तो बहुत है, कंपनियों ने अब अस्थायी तौर पर काम पर रख दिया, टेम्परेरी, यानी जब ज़रूरत हो तब रखेगी, जब ज़रूरत ना हो तो निकाल देगी। जैसे गर्म कपड़े की कंपनी है तो वो सर्दियों के लिए इन महीनों में रखेगी, जुलाई अगस्त सितंबर में जब कपड़ा तैयार होंगे उसके बाद कहेंगे घर बैठो। तो अब क्या हुआ, जॉब सुरक्षा नहीं रही श्रमिकों के बीच में, वेतन उनको कम दिया जाता है, जब मर्जी उनको निकाल दिया जाता है, काम करने के घंटे बढ़ गए, 12, 13, 14, 15 घंटे काम करना पड़ता है। तो श्रमिकों को नुकसान हुआ है, छोटे उत्पादकों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा वैश्वीकरण से अगर हम देशों की बात करें तो विकसित देशों को ज़्यादा लाभ हुआ है, जो अविकसित देश है जैसे अफ्रीका के देश हैं उनको नुकसान हुआ है। ओके, तो वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं रहा है सबके लिए। अब हम आगे कंटेंट के ऊपर चलते हैं और उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आपको ये दिख जाए क्योंकि फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे हैं। यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उद्योगों में सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश बढ़ा है। वैश्वीकरण में जो कंपनियां बाहर से आई है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है वो बहुत ज़्यादा अभी आ गई है। पहले क्या होता था कि सॉफ्ट ड्रिंक बहुत कम होती थी और लोग ज़्यादातर यही कहते थे कि ये संतरे जैसे रंग वाली और ये ब्लैक कलर वाली। अब तो प्रोडक्ट बहुत सारे आ गए, हर लोग जानने लग गए, मार्केट इतनी ज़्यादा उनकी बढ़ गई है। ऐसे ही सेलफोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर हमने वैश्वीकरण के बाद ही खाना सीखा है। ये सब कुछ बड़े हैं वैश्वीकरण से, यानी कि इनमें जो व्यापार था उनका विकास हुआ है। उपरोक्त उद्योगों से जुड़े नौकरियों का सृजन हुआ है, यानी कि जो एमएनसीज इनमें जुड़ी है इन कामों में जो लोग जुड़े हुए वहाँ पर लोगों को काम धंधा भी मिला है। इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई है, यानी कि जो कच्चा माल सप्लाई करती हैं इन उद्योगों को तो उनको फ़ायदा मिला है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ ना, यहाँ आने के बाद मार्केट मिल गई, सस्ते श्रमिक मिल गए, और क्या चाहिए, लाभ मिल गया। अब हम बात करते हैं शीर्ष भारतीय कंपनी, जो बड़ी बड़ी भारतीय कंपनी है, टाटा बिरला, बड़ी कंपनियाँ, उनको क्या फ़ायदा हुआ कि उन्होंने नई तकनीक और उत्पादन के तरीकों में निवेश किया, अपने उत्पादन मानकों को बढ़ाया। कि जब ये वैश्वीकरण कब आया भारत में, उदारीकरण की नीति कब अपनाई हमने 1991 में, उसके बाद हमने क्या किया कि भारत की जो बड़ी कंपनियां थी उन्होंने अपनी तकनीक में सुधार किया, गुणवत्ता में। भाई कंपटीशन है, अगर टिके रहना तो सुधार करना पड़ेगा, तो उन्होंने किया। और कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग प्राप्त भी कर लिया,
टाई अप कर लिया, पार्टनरशिप कर ली, जैसे हीरो होंडा की हमने बात की थी, हीरो ने होंडा से टाई अप कर लिया, तो इससे टाई अप कर लिया। तो इससे भारतीय कंपनियों को बड़ा फ़ायदा मिला कि बहुत सारी भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई, यानी यहाँ से निकल के दूसरे देशों में भी अपना बिजनेस करने लगी, जैसे टाटा, इन्फोसिस, रेनबेक्सी। ये वो कंपनियां हैं जो विदेशों में भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर या इंडिया से ज़्यादा पॉपुलर है। अफ्रीका में चले जाइए, आपको टाटा ही टाटा दिखाई देगी। आप अभी वेस्ट इंडीज़ में अगर CPL देख पा रहे हो तो आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर हीरो के बाइक्स है, उनकी ऐड हो रही है, यानी हीरो वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। तो ये सब कुछ किस कारण हुआ? वैश्वीकरण के कारण हुआ। तो बड़ी कंपनियों को, जो भारतीय कंपनियाँ थी, वो खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बन गई। इसके अलावा IT जैसा उद्योग है वो विश्व में पहले स्थान पर, भारत का IT उद्योग। तो ये फ़ायदे रहे बड़ी कंपनियों को, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनको भी फ़ायदे रहे हमारे देश में आने के लिए। अब हम बात करते हैं छोटे भारतीय उपभोक्ता जो उत्पादक है, उनका क्या हुआ। बहुत से छोटे निर्माता के लिए वैश्वीकरण है एक चुनौती बनकर आया। छोटे निर्माताओं की कंपटीशन के कारण कड़ी टक्कर मिली उनको, और जैसे बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक के खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, सेल, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो छोटे छोटे उत्पादक थे, छोटे छोटे उनके कारखाने होते थे। इनमें से कई इकाइयों ने कई श्रमिकों को रोजगार देने के लिए बंद कर दिया, यानी कि उनको हटाना पड़ा, क्योंकि उनकी बिक्री कम हो गई। बड़ी कंपनियों से कहाँ टक्कर ले पाते, ना तो वो पैसा लगा सकते थे ऐड के ऊपर, ना मार्केटिंग कर सकते थे, ना शायद उनके पास उतनी अच्छी तकनीक थी। तो छोटे उत्पादकों को नुकसान हुआ है। ज़्यादातर उद्योग है वो धीरे धीरे बंद हो गए। अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को लचीले ढंग से रोजगार देना पसंद करते हैं, जिससे नौकरी का नुकसान होता है। इसके अलावा जो श्रमिक है उनको नुकसान हुआ, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनको एक तो जॉब सुरक्षा नहीं रही, कभी भी निकाला जा सकता है, कभी बोले जा सकता है टाटा बाय बाय, कल नहीं आना, और उनको काम करने के घंटे बढ़ गए और वेतन कम हो गया। तो ये हमने मोटे तौर पर बात की। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि भारत सरकार ने, क्योंकि हम भारत की बात करेंगे, तो विदेशी कंपनियां और ज़्यादा है। विदेशी कंपनियां कौन सी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो और अधिक है। तो हमने क्या कदम उठाए? तो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की हमने, जिन्हें हम SEZ बोलते हैं। S का मतलब होता है स्पेशल, E का इकोनॉमिक्स और Z का जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वो हमने स्थापित किए। ठीक है, जैसे 100 तो कम हो गए, 1000, 2, 3000, 4000 एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर हमने विशेष इकोनॉमिक जोन बना दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए। अब वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी? बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, और जो भी कंपनी आएगी उनके कर्मियों के लिए मनोरंजन की, शिक्षा की, स्कूलों की सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी हमने उनको। आइए यहाँ अपना बिजनेस कीजिए, यहाँ पर अपना कारखाना लगाइए। और साथ ही साथ हमने कि ये यहाँ पर आए, उनको आकर्षित करने के लिए एक और ऑफ़र दिया हमने कि उत्पादन इकाई जो यहाँ पर लगाएगा अपना कारखाना, उनको शुरुआत के 5 वर्षों के लिए टैक्स नहीं देना है बिल्कुल भी। तो ये हमने किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आए। तो 5 साल बहुत होते हैं, पता है कि 5 साल में बड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे, और सारी सुविधाएं भी दे रही है। तो ये हमने बाहरी कंपनियों को यहाँ बुलाने के लिए किया। इसके अलावा दूसरा जो काम हमने किया वो था श्रम कानूनों में ढील दी। पहले श्रम कानून ये थे कि किसी को काम करने के घंटे फिक्स थे, वेतन फिक्स कर दिया था कि इतना वेतन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमने बाहरी कंपनी वो यहाँ पर ज़्यादा इसलिए आएगी कि सस्ते श्रमिक मिले, इसलिए आएगी ना। तो हमने श्रम कानूनों में ढील दे दी कि चलो कोई बात नहीं, कितना काम करवाओ, कितना वेतन दो, ये आपके ऊपर है। तो हमने श्रम कानूनों में ढील दी। अब ये है कि श्रमिकों को नियमित रूप से काम करने पर रखने की बजाय वो काम के दबाव के अनुसार रखते हैं, लचीले ढंग से। यानी कि जैसे कोई कंपनी है, हमने बात की थी गर्मियों के कपड़े बना रही है, तो उसको जब काम का सीज़न आएगा तब रख लेंगे ज़्यादा, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय। ऐसी कोई और कंपनी है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, सीज़न आता है तब वो उनको रख लेते हैं, उसके बाद बाय बाय। तो ये किसके ऊपर बुरा असर पड़ा? श्रमिकों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, उनके ऊपर बुरा असर पड़ा। ये कंपनी के लिए श्रम की लागत को कम करने के लिए करते हैं। क्यों? कंपनी को क्या करना है, उसे तो लाभ देखना ना हमें, कि अगर जितने दिन चाहिए उतने दिन रखेंगे, पैसे बचेंगे, उनको तो अपना लाभ कमाना है। इससे नुकसान हुआ किसको? वो हुआ है श्रमिकों को। तो ये 2 कदम हमने उठाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आए। पहला तो हमने SEZ की स्थापना की, और दूसरा हमने श्रम कानूनों में ढील दी। थोड़ा सा और हम देखते हैं कि वैश्वीकरण है उसको अगर हम कंक्लूजन करें तो सभी को लाभ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, बड़े देशों को लाभ हुआ है,
बड़ी कंपनियों को लाभ हुआ है, शहरी उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, ग्राहकों को लाभ हुआ है। छोटी कंपनियों को, कम विकसित देशों को, श्रमिकों को, ग्रामीण उपभोक्ताओं को, उनको इससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। तो इससे वैश्वीकरण से सभी को लाभ नहीं हुआ है। सवाल यह है कि सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए वैश्वीकरण को और अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जा सकता है। निष्पक्ष की बजाय आपकी बुक में एनसीईआरटी में यूज़ किया गया न्याय संगत। न्याय संगत भी यही होता है कि न्याय संगत क्या है कि सबको एक समान लाभ मिले। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, वो सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सरकार की नीतियों को न केवल अमीर और शक्तिशाली बल्कि देश के सभी लोगों के लिए उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे श्रम कानून है, उनको ठीक से लागू करें कि सिर्फ कंपनी है चाहे 4 कम आ जाए, लेकिन श्रमिक है हमारे देश के, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ज़रूरी है कि श्रम कानून है वो ठीक से लागू हो, श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार निवेश बाधाओं का उपयोग कर सकती है। जैसे इसके अलावा ये कि छोटे जो उद्योग हैं उनको बचाने के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। क्या क्या कदम उठाने चाहिए? जैसे निवेश है, कोई कंपनी है, छोटी कंपनी हमारे यहाँ पे, जैसे खिलौना उद्योग का हम उदाहरण ले लेते हैं, तो खिलौना उद्योग है हमारे देश के, तो उसके लिए सरकार है वो कर बढ़ा सकती है खिलौने के ऊपर जो बाहर से आ रहे हैं, इम्पोर्ट टैक्स बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे वाले उनकी बराबरी में आ सकें। तो ऐसे कदम है वो सरकार को उठाने चाहिए ताकि यहाँ पर सभी को एक समान लाभ मिले। तो इस जो मुहिम है न्याय संगत वैश्वीकरण की, इसमें सरकार और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं ताकि सभी को एक समान लाभ मिले। चलिए हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। प्रश्नोत्तर में हम पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं हुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में 2 रख दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि हाँ, यह सही है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं हुआ है। इससे ग्राहकों और बड़ी कंपनियों को लाभ हुआ है, ठीक है, विकसित देशों को भी लाभ हुआ है, लेकिन कुछ को नुकसान भी हुआ। जैसे पहला, श्रमिकों को नुकसान हुआ है, श्रमिकों के वेतन में कमी हुई है जबकि काम करने के घंटे बढ़ गए हैं। दूसरा, छोटे जो उद्यमी है, छोटे कारखानों के मालिक है, छोटे निर्माता है, उनको भी मल्टीनेशनल कंपनी के आने से नुकसान हुआ है। तो कुछ को फ़ायदा और कुछ को नुकसान हुआ है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, वो है SEZ क्या है? उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कैसे योगदान दिया? SEZ का अर्थ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। इनमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, चिकित्सा, शिक्षा, इस प्रकार की सुविधाएं उस जोन में दी जाती है। ओके, वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं दी जाती है। साथ ही साथ विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए SEZ में जो भी उत्पादन इकाई यानी कि कारखाना लगाता है, उन कंपनियों को शुरुआती 5 वर्षों के लिए कर में भी छूट दी जाती है। तो ये कदम उठाए हैं हमने, किसके लिए? विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है, आंसर बड़ा आसान है। रमन एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में एक स्थायी कर्मचारी के रूप पर काम करता था, ठीक है, कब? वैश्वीकरण से पहले। प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाने बंद हो गए, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। उन्हें एक कंपनी द्वारा उनके पिछले वेतन के लगभग आधे पर काम पर रखा गया और ये काम भी अस्थायी आधार पर है। कम अवधि के लिए लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखा गया है, यानी कि कभी भी उनको निकाला जा सकता है। रमन और उसके साथ ही के जो कर्मचारी है उन पर इसका क्या प्रभाव हुआ है, यानी प्रतिस्पर्धा बढ़ने का। उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है? तो दोनों का एक ही आंसर रहेगा, यानी कि उनको क्या प्रभाव पड़ा है या प्रभाव नुकसान ही हुआ है। तो 3 प्रभाव पड़े। पहला है कि रमन और उसके साथ के कर्मचारियों की नौकरी अब स्थायी नहीं रही। पहली चीज़, स्थायी थी पहले, अब स्थायी नहीं रही, कभी भी टाटा बाय बाय बोला जा सकता है। दूसरा, उन्हें आप अब क्या है, अधिक घंटे काम करना पड़ता है, 12, 13, 14, 15 घंटे काम करना पड़ता है। दूसरा प्रभाव ये पड़ा। तीसरा, उन्हें अब वेतन भी कम मिलता है। तो ये 3 प्रभाव पड़े। चौथा और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, निष्पक्ष वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? न्याय संगत वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो निष्पक्ष वैश्वीकरण का अर्थ है सबके लिए एक समान लाभ या फायदा होना। निश्चित तौर पर निष्पक्ष वैश्वीकरण से क्या फ़ायदा होगा कि विकासशील और विकसित देश, अमीर और गरीब,
बड़े उत्पादक, छोटे उत्पादक, ग्राहक और श्रमिकों को एक समान में लाभ मिल पाएगा अगर न्याय संगत वैश्वीकरण होगा तो। और हम काफ़ी हद तक आर्थिक समानता और न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे कि पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक समाज में आर्थिक तौर पर समानता होगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वर्कशीट है वो अच्छी लग रही होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का वेट रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।